गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, मैं एक बार पुनः अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के अपने निर्धारित समय से उपस्थित हुआ हूं और 15 बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस क्लास की शुरुआत जैसे हमेशा करता आया हूँ वैसे ही करूँगा आज भी, और एक अच्छे विचार के साथ सभी लोग लाइव आ जाइए और ज़्यादा प्रश्नों का आंसर दीजिए। आज का विचार क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? जो थक कर बैठते हैं वो हार जाते हैं। जो थक कर बैठते हैं वो हार जाते हैं। जो चलते रहते हैं वही जीत पाते हैं। जो चलते रहते हैं वही जीत पाते हैं। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, विश्वास रखो। हर नया दिन नई उम्मीद लाता है। जो खुद पर यकीन रखे, जो खुद पर यकीन रखे वही जीत पाता है। ठीक, हमेशा चलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ही संघर्ष कर रहे हैं अकेले, तो नहीं, पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है जिसको अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करना है। हर वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है जिसको नई ऊंचाइयां छूनी हैं। तो उसी से प्रेरित होकर के मैंने ये कुछ लाइनें चुनी हैं। जो थक कर बैठ जाते हैं मत हार जाते हैं, ठीक है, वो जो थक कर बैठ जाते हैं, जो चलते चलते सोचते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, वही हारते हैं। और जो रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं, रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो, वही लास्ट में क्या होता है, जीत जाते हैं। बस आपको क्या रखनी है, हिम्मत रखनी है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या रखनी है, विश्वास। ये विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता नहीं क्या से क्या करवा सकती है। मानव के पास असीम क्षमता होती है, असीम ऊर्जा होती है। किसी भी सफल व्यक्ति को आप देखेंगे तो आप यकीन करेंगे कि हाँ, वास्तव में मानव कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मानव ने प्रकृति के सभी चीज़ों पे लगभग विजय प्राप्त कर ली है। ठीक, तो हर दिन नया उम्मीद लाएगा। जो खुद पर यकीन रखे वही जीतता है। ठीक, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। खड़ा आंसर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। हाल ही में भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखो भैया, 4 दिन पहले की बात है। अभी हमने सेम क्वेश्चन लाया था, ठीक, लेकिन उस समय जो पोजीशन थी वो आपकी कौन सी पोजीशन थी? 90 पोजीशन थी। और देखो कितनी जल्दी हमारे ही देश के एक शतरंज खिलाड़ी को फिर से ग्रैंड मास्टर नॉर्म मिला है। ग्रैंड मास्टर नॉर्म मिला है। ठीक, ये है क्या? एक उपाधि है, एक तरह से आप कह सकते हैं क्या है, एक उपाधि है, एक टाइटल है, एक टाइटल है जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे आप लोग फिडे बोलते हैं, के द्वारा प्रदान की जाती है हर उस व्यक्ति को जो इनके द्वारा निर्धारित एक क्राइटेरिया को पूरा करता है। और ये माना जाता है कि ये शतरंज की बड़ी उपलब्धि है और वो बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए लायक हो जाता है। एक एलिजिबिलिटी है जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा दी जाती है। इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसका मुख्यालय आपका क्या है? ये शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है। इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अब यहीं से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं निकालता हूँ। वो क्वेश्चंस क्या हैं? पहला, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? मैंने उस दिन भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं आपको। भारत के पहले ये टाइटल प्राप्त करने वाले कौन थे? महान नाम विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, और इनके नाम से ही शतरंज विश्व कप हो रहा है। विश्वनाथन आनंद हैं। और ये जो आपके पहुँचे हैं ये चौथे नंबर पे हैं, 91। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राहुल वीएस। ठीक, इसके पहले देखिए इलमपर्थी AR, इनको भारत का 90वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया था। और इस क्वेश्चन को भी मैं लेकर के आया हूँ। ठीक, आपके राहुल वीएस भी एक नौजवान शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये भी आपका किस जगह से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु शतरंज के खिलाड़ियों का गढ़ है। उत्तर भारत में थोड़ा सा ये कम लोकप्रिय है, लेकिन मानसिक योग्यता को बढ़ाने के लिए, अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये गेम बहुत ही अच्छा माना जाता है। और वाकई इसमें दिमाग लगता है, बहुत अच्छा दिमाग लगता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 का ए, राहुल वीएस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आना तय है 100%, आना तय है। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप लोग खटाखट आंसर भेजिए, तब तक मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। यूसीसी इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका फुल फॉर्म है। इसको कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं, इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, कॉमन सिविल कोड भी कह सकते हैं। ठीक, इसको हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है, समान नागरिक संहिता कहा जाता है। ये है क्या? ये थोड़ा सा इसको आप समझिएगा। ठीक, सभी नागरिकों के लिए समान संहिता, कानून ही समान नागरिक संहिता है। देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून ही क्या है? समान नागरिक संहिता है। वो तो है ही है, तो इसमें कौन सी नई बात है? तो हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उसी को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक, वो चीज़ें हैं क्या? आज भी भारत में अलग अलग धर्म के कुछ बिंदुओं, जैसे विवाह, उत्तराधिकार, ठीक, संपत्ति के कानूनों में भिन्नता है। संपत्ति के कानूनों में क्या है? भिन्नता है। ठीक, इसी भिन्नता को क्या करना है? समाप्त करना है। और सभी धर्म के सभी बिंदुओं के पर समान कानून, सभी धर्म के अगर यूसीसी को डिफाइन किया जाए, सभी धर्मों के सभी बिंदुओं पर, इन बिंदुओं को छोड़ दीजिए, सभी बिंदुओं पर एक समान कानून, एक लाइन डेफिनेशन हमारी हमेशा की रहती है हर चीज़ की। सभी धर्मों के सभी बिंदुओं पर एक समान कानून ही आपका क्या है? यूसीसी है। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसके बारे में संवैधानिक जो व्यवस्था दी गई है, आपका जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में ये राज्य से जो है अपेक्षा की गई है कि वो सभी के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करे। और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार, कौन सरकार? उत्तराखंड सरकार अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है। और ये देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने इस कानून को लागू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना तय है। खटाखट आंसर भेजते रहिएगा और हमेशा की तरह क्लास में आप लोग लगातार बने रहिए और लगातार आंसर दीजिए। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा राज्य अपने आदिवासी समुदायों के लिए बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? देखिए, पहला इसमें लग गया क्या? भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इन चारों में से आपको यह बताना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना, पहले तो ये योजना समझनी पड़ेगी, ये है क्या। इसको अगर हिंदी बनाई जाए तो जीनोम सीक्वेंसिंग को आप कह सकते हैं अनुक्रमण परियोजना। ठीक, ये एक्चुअल में है क्या? ये है क्या? जिस राज्य सरकार का, इसमें मैं भी आंसर नहीं दूंगा, जिस राज्य सरकार का ये प्लान है, इस राज्य सरकार का प्लान क्या है कि उस राज्य के आदिवासियों का ही क्यों, उसको भी हम बताएंगे। आदिवासियों का जीनोम, अगर आप इसको समझना चाहें तो डीएनए का खाका बनवाएगी, का स्ट्रक्चर बनवाएगी, का खाका बनवाएगी। ठीक, इससे क्या होगा? जिस स्टेट की ये बात है वहाँ पर आदिवासियों को कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो उनको जो है पैतृक रूप से मिलती हैं। और इसका यदि अगर इनके जीनोम का स्ट्रक्चर मिल जाए, इनका डीएनए का ब्लूप्रिंट मिल जाए, तो उसमें आवश्यक सुधार करके इनमें होने वाली बीमारियों को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। तो ये जिस राज्य की परियोजना है उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है
वो उद्देश्य ये है कि आदिवासियों का स्वास्थ्य सुधार। ठीक, यहाँ की जनजातियों में, आदिवासियों में जो है नाना प्रकार की बीमारियां हैं जिनको दूर करने का ये एक वैज्ञानिक प्रयास है। अगर इनका फिंगरप्रिंट इनके जीनोम का फिंगरप्रिंट मिल गया, ब्लूप्रिंट मिल गया, जिसे आप कह सकते हैं कार्बन कॉपी कह सकते हैं, या उनका स्ट्रक्चर मिल गया, आप ये कह सकते हैं, समझने के लिए आप इसको कह सकते हैं, तो उनमें हम प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। और जो यहाँ पर अपने आदिवासियों का जीनोम मैपिंग आप कह सकते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना प्रारंभ करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। कड़ा आंसर भेजते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। दिवस से क्वेश्चन, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? 7 नवंबर, 9 नवंबर, 8 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। 7 नवंबर, 9 नवंबर, 8 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। जैसे अभी हमने आपको बताया था, कल ही बताया था शायद, या इसके पहले वाली क्लास में, कि कैंसर जागरूकता दिवस, इस पर खूब सारी बात हुई थी। कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। ठीक, उसके बाद है आपका, इसका राइट आंसर होगा क्या आपका? 9 नवंबर। ठीक, इसको राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कह सकते हैं, या इसका एक नाम और है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। कौन सा नाम है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। ठीक, अभी इसके बारे में बात होगी। और 8 नवंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व रेडियोग्राफी दिवस। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हम लोग मनाते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक, इस राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? ठीक, आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास संसाधन कम है, जिनके पास पैसे कम हैं, तो उनके पास संसाधन कम होने से विधिक सहायता नहीं मिल पाती है। संसाधन कम होने से कमज़ोर वर्गों को संसाधन कम होने से विधिक सहायता नहीं मिल पाती है। ठीक, इस कारण ऐसे कमज़ोर और वंचित वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है, और इसके लिए जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, आपके लगभग सभी न्यायालयों में इस प्रकार के वकील आपको मिल जाएंगे, इस प्रकार की सहायता मिल जाएगी। तो कमज़ोर और वंचित वर्गों के लिए विधिक सेवा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसको कहा जाता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस या राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, खटाखट आंसर भेजते रहिएगा। बढ़िया क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। हाल ही में किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की AI चिप, फिर आ गया AI, ठीक, आएगा ही, AI चिप आयरन वुड का अनावरण किया है। ये एक धमाका है, ये चिप नहीं है, एक धमाका है। ठीक, क्यों धमाका है? सुनिएगा ध्यान से। ठीक, मेटा, ओपन AI, गूगल, इनमें से कोई नहीं। एनवीडिया भी होना चाहिए था। ठीक, इनमें से कोई नहीं। 7वीं पीढ़ी की, ठीक, 7वीं पीढ़ी की, ये मतलब अत्यंत विकसित, 7वीं पीढ़ी के मतलब हुआ अत्यंत विकसित। ठीक, AI चिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप, नाम क्या है? आयरन वुड, और काम भी लोहे का है। नाम क्या है? आयरन वुड, काम भी लोहे का है। ठीक, ये एक प्रकार का TPU है। क्या है? TPU है। ठीक, मैं फिर से बताऊंगा, ये एक प्रकार का TPU है। ये क्या भैया? टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक, पहले हम लोग, आज भी हम लोग प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक, सभी कंप्यूटर में है। ठीक है, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, सब में होता है। ठीक, प्रोसेसर होता है, और उसी से संबंधित जो यूनिट होती है उसी को हम लोग CPU कहते हैं। ठीक,
फिर आया आपका जीपीयू। जब एआई आया तो आया जीपीयू, ग्राफिकल, जिसका टारगेट था क्या, इमेज, वीडियोस, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या था, प्रोसेसिंग यूनिट, जो मेनली आपके ग्राफिक्स के लिए, इमेज के लिए बनाई गई थी, जिसको आप लोग आजकल देख रहे होंगे रील्स में, जो है कोई अन्य व्यक्ति रहता है, कोई लगता है कि हाँ वही है। तो इस तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं इसी चिप की मदद से हो रहे हैं, इसी यूनिट की मदद से हो रहे हैं। और अब आ गया आपका टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये क्यों इतना फेमस हो रहा है, उसका कारण सुन लीजिएगा। ये आपकी ऐसी यूनिट है, ये आपकी ऐसी चिप है जो मैक्सिमम लोड सहन कर सकती है, अधिकतम लोड सहन कर सकती है, अधिकतम लोड सहन कर सकती है। ठीक, चाहे जितना बिजी नेटवर्क होगा बहुत बढ़िया चलेगा। और बेसिकली ये एआई चिप है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक, बहुत तेज काम करेगी, अधिकतम लोड, बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी को आप कह सकते हैं बेहतरीन प्रदर्शन। ठीक, इसके अतिरिक्त उच्च गणना, हाई कैलकुलेशन, उच्च गणना, हाई कैलकुलेशन के गुण इसमें मौजूद हैं। ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस चिप का इस्तेमाल करेंगे तो हम जो वर्तमान कंप्यूटर है उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा हम जो है कामों को कर सकते हैं। ठीक, तो ये आयरन वुड जो है एक्चुअल में लॉन्च की गई है गूगल के द्वारा, और ये टक्कर देने जा रही है एनवीडिया को देखते ही ये इसने लॉन्च किया है गूगल ने। काफ़ी दिन से इस पे काम हो रहा था और ये धमाका हो चुका है और एआई की दुनिया में ये तहलका मचाने आ चुकी है। ठीक, नाम है आयरन वुड। ठीक, टीपीयू ध्यान रखिएगा, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन, ए भी आएगा, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। हाल ही में COP 30 कहाँ आयोजित किया जाएगा, फ्रांस, ब्राजील, जापान, इनमें से कोई नहीं। ये COP 30 क्या है, COP 30 क्या है ये एक सम्मेलन है, पहले तो आप ये जानते रहिएगा, ये एक सम्मेलन है, ये एक सम्मेलन है, यह एक सम्मेलन है। ठीक, फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक, कई पार्टियों की कॉन्फ्रेंस है। ठीक, किससे रिलेटेड है, ये आपकी किससे रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यक्रम है जिसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहा जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन भी कहा जाता है, परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक, अब हम बताते हैं इसकी एक्चुअल कहानी क्या है। 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में जो है विश्व के प्रमुख देशों ने आपस में एक बैठक की थी और उसमें यह तय किया गया था कि हम जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे और पूरे विश्व में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर एक साथ बैठ करके मंत्रणा करेंगे और अपने पॉलिसीज़ को, अपनी नीतियों को डिसाइड करेंगे। तो ये सम्मेलन जो होने वाला है आपका शुरू हो चुका है कल से, ये 10 नवंबर से 21 नवंबर तक, और कहाँ पर, ब्राज़ील के बेलेम में ये आपका ये सम्मेलन स्टार्ट हो चुका है। और इस पर जिस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है वो आपका क्या है, जलवायु परिवर्तन। किस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, जलवायु परिवर्तन पर। इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। जैसे मैं करंट अफेयर्स की पिछली क्लास में मैंने ग्रीन हाउस गैस का नाम लिया था और मैंने आपको बताया था कि इस ग्रीन हाउस के ज़्यादा उत्सर्जन से जो है पृथ्वी का तापमान क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम हैं। और दुष्परिणाम में सबसे बड़ा दुष्परिणाम आपको जो दिख नहीं रहा है वो हमारे ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। हमारे ग्लेशियर धीरे धीरे बहुत तेज़ी से अपने हिसाब से कहीं ज़्यादा पिघल रहे हैं और धीरे धीरे जो है आपका स्थलीय भाग क्या हो रहा है, वो कम होता चला जा रहा है।
तो कुछ दिनों में, ये बड़ी समस्या, कुछ दिनों में हमारा जो जलीय भाग होगा वो हमारे स्थलीय भाग को धीरे धीरे कवर कर लेगा। और लगभग सभी देशों में 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से हमारा जलीय भाग धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यही नहीं, इसके तो मैंने एक परिणाम आपको बताया जलवायु परिवर्तन का। हमारे यहाँ धीरे धीरे देखिए ऋतुएं क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही हैं। हमारी जो ऋतुएं थी उनका समय काल धीरे धीरे देखिए, आप देखिए वो चीज़ें आगे बढ़ती चली आ रही हैं। ठीक, मानसून में कमी होती चली आ रही है, शीतकाल की कमी होती चली आ रही है। तो ये सारे, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सारे परिणाम कहीं ना कहीं से लिंक हैं आपके जलवायु परिवर्तन से। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जलवायु परिवर्तन को कितना कम से कम किया जाए। ठीक, आना तय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली। ठीक, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला ये सम्मेलन है। ठीक, ये सम्मेलन किस लिए है? शहरों के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए ही। क्यों? क्योंकि हमारी अधिकांश जनसंख्या गांवों से किधर की ओर आ रही है? शहरों की ओर आ रही है। और शहरों का विकास कैसे करना है? शहरों का विकास, उनका आधारभूत संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है। सबसे पहला काम आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। ठीक, अगर आप सिर्फ देसी भाषा में बात करें तो आप कह सकते हैं कि बिजली, पानी, जल निकासी, बिजली, पानी, जल निकासी, परिवहन, स्वास्थ्य, ये ऐसे बेसिक मुद्दे हैं जिनको हर हाल में इम्प्रूव करना है। तो प्रतिवर्ष हम ये बैठक करते हैं और इस बैठक में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने शहरों को कितनी उन्नत व्यवस्था दे सकते हैं। तो इस बार जो राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन आयोजित हुआ था 2025, वो आपकी कहाँ? राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। ठीक, खटाखट आंसर देते रहिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए आ गया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा कदम। हाल ही में 15 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? आप लोग को याद होगा पिछली करंट की क्लास में मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया था और मैंने उस क्वेश्चन में ये पूछा था कि हाल ही में विश्व का ऐसा पहला कौन सा देश है जिसने छोटे युवाओं पर जो है सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। लेकिन आप नेपाल पे मत जाइएगा, ठीक है, नेपाल पे मत जाइएगा, नेपाल की कंडीशन दूसरी थी, यहाँ मामला दूसरा है। ठीक, तो इसमें एज बाउंडेशन देख लीजिए क्या है, 15 साल से कम, 15 साल से कम। ठीक, 15 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। ठीक, मतलब आप कोई भी युवा जिसकी उम्र 15 वर्ष से क्या होगी, कम होगी, उसको जो है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगेगा। वो इंस्टा, एफबी, स्नैपचैट इत्यादि साइट्स का यूज नहीं कर पाएगा। ठीक, ये ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये जिस देश में किया गया है कि वहाँ पर औसत इंटरनेट की वॉचिंग जो है 2 घंटा 40 मिनट है। सोचिए, हम भी कम नहीं है, अगर हमारा रेशियो है इसी के आसपास है, इससे कम नहीं है। 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट का एवरेज रेशियो है उस देश में। और उस देश के बच्चे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो क्या है? नींद की समस्या। वो क्या है समस्या? नींद की समस्या। इंटरनेट, मोबाइल का प्रयोग करने वाले, ब्लूटूथ का प्रयोग करने वाले, वो निश्चित ही है नींद और स्वर दोनों की समस्या से फ्यूचर में जो है ग्रसित होंगे। ठीक, आप यूज करिए, आप सारे ऐप यूज करिए, लेकिन एक लिमिट में ही यूज करिए। ठीक, और उनका मानसिक स्वास्थ्य विकृत होता चला जा रहा है। विकृत मतलब डिस्टर्ब होता चला जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें सही ही नहीं हैं, सारी चीज़ें जो है अप्रूव भी नहीं होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखने से वहाँ के युवा भटक रहे हैं, काफ़ी विपरीत प्रभाव जा रहा है। इसलिए उस देश में जो है 15 साल से कम एज की युवाओं पर सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया। और ये दूसरा देश है, और ये दूसरा देश है जिसने ऐसा किया है। अब आते हैं ऑप्शन पे, कनाडा, आयरलैंड, डेनमार्क, जापान।
तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क ने अपने यहाँ 15 साल से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। ठीक, तो एक साहसिक कदम है, एक युवाओं के दृष्टिकोण से अच्छा कदम है, ठीक, जो इतनी कम एज पे सोशल मीडिया को बैन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खोज से था? माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, कोशिका, डीएनए। ठीक, नोबेल पुरस्कार विजेता, तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1962 में। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। एक हिंट और आपको दे दे रहा हूं, इनको जिसके साथ मिला था उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिक। ठीक, तो वाटसन एंड क्रिक, अगर आपको याद आ रहा हो तो इन्होंने एक मॉडल दिया था, इन्होंने एक मॉडल दिया था, वाटसन एवं क्रिक मॉडल नाम दिया था, नाम है उसका। ठीक, अभी भी नहीं याद आ रहा है, तो इसको, इस मॉडल को कहा गया डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल हिंदी रूपांतरण क्या है? द्विकुंडली संरचना, द्विकुंडली संरचना, द्विकुंडली संरचना, ये इसका हिंदी रूपांतरण है। ठीक, अब आप लोग गेस कर चुके होंगे, ये आपका गेस क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका डीएनए। ठीक, डीएनए। इन दोनों लोगों ने, वाटसन एवं क्रिक महोदय ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था, और इसके लिए ही इनको जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला था। लेकिन इन्होंने जो खोज की थी, इस मॉडल को दिया था 1953 में, और उनके इस मॉडल को डबल हेलिक्स मॉडल नाम दिया गया था। इस मॉडल से क्या मिला? इस मॉडल से क्या मिला, मैं एक दो पॉइंट डिस्कस करूंगा। इस मॉडल से हमने सबसे पहली बार डीएनए की संरचना को अच्छी तरह समझा, डीएनए की संरचना को अच्छी तरह हम लोग समझे। और डीएनए की संरचना अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि यदि आपका कोड या आपके डीएनए का कोड या डीएनए का खाका मिल जाए तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं, कमियों को दूर कर सकते हैं। तो अगर डीएनए की खोज हुई, डीएनए की संरचना की खोज हुई, तो हम लोगों ने एक हद तक मनुष्य के कोड का पता लगा लिया था। और इन्होंने इस संरचना में देखा था कि इस संरचना में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है, वो शुगर जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज शुगर है, शर्करा जो होती है डीऑक्सीराइबोज है। और 4 इन्होंने क्षारक बताए थे, नाइट्रोजनी बेस बताए थे, नाइट्रोजनी क्षारक जिसको हिंदी में बोलते हैं एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन एवं थायमिन। ठीक, तो इन्होंने बताया कि 4 नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षारक, और एक शर्करा है जिसे डीऑक्सीराइबोज नाम दिया गया है। इन दोनों के संयुग्मन से ही, इन दोनों के संयुग्मन से ही, इन दोनों के ज्वाइंटिंग से ही किसका फॉर्मेशन हुआ है? डीएनए का। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डीएनए। डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन की 97 वर्ष की आयु में मृत्यु हो चुकी है। ठीक, और बड़े शोक का विषय है कि आज हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर के निधन की सूचना मिली है। ठीक है, धर्मेंद्र, जिसे आप लोग सनी देओल के पिता, बॉबी देओल के पिता के नाम से जानते होंगे, और उनकी आज मृत्यु हुई है लगभग 89 वर्ष की आयु में। वो भारत के ऐसे पहले एक्टर हैं, वो भारत के ऐसे पहले एक्टर हैं जिन्होंने लगातार 7 हिट मूवी दी थी, 7 हिट मूवी दी थी और 9 औसत हिट मूवी दी थी। मतलब 16 मूवी एक साथ उन्होंने जो है हिट मूवी दी थी। या तो इनसे ज़्यादा एक साथ रिकॉर्ड जो है 1 साल का तो नहीं है, लेकिन इनसे ज़्यादा भी है, वो है राजेश खन्ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के फाइनल की मेजबानी के लिए किस स्टेडियम को चुना गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, कोलकाता स्टेडियम, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था,
जिसकी स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी। ठीक, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? दुबई में। और इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जय शाह। ठीक, ये कराने जा रहा है कौन सा वर्ल्ड कप? T20 वर्ल्ड कप। ठीक, वर्ष कौन सा है? 2026। मंथ आपका कौन सा होगा? फरवरी और मार्च। मतलब नेक्स्ट ईयर फरवरी और मार्च में T20 का वर्ल्ड कप होगा। और आपको पता होगा कि गत विजेता कौन है? आपका पिछले बार का जो विजेता है वो कौन देश है? अपना भारत देश है। 2026 में पुनः आयोजित होने वाला है। और 2026 का ये जो टूर्नामेंट होगा, 2 देश मिल करके करने जा रहे हैं। 2 देश मिलकर करने जा रहे हैं। वो देश कौन से हैं? आपका है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका इस टूर्नामेंट में लगभग 20 टीमें भाग ले रही हैं। कितनी टीमें? 20 टीमें। और ये चौथा वर्ल्ड कप है T20 का, 10वां। ये चौथा वर्ल्ड कप है, 10वां। तो ये T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपके जो है फैक्ट्स हैं। ठीक, अब इसका जो फाइनल है इस पे बात करेंगे। तो ये आपका फाइनल होगा कहाँ पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये कहाँ पर है? आपका अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। जिसे हम लोग इस स्टेडियम को पहले हम लोग मोटेरा स्टेडियम, किस स्टेडियम से? मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें ICC T20 वर्ल्ड कप का नेक्स्ट ईयर का फाइनल होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग की संस्था जो है 10 मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई है UPP के लिए, UPSI के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए, जिसके नाम है UPSI थाना प्रभारी टेस्ट सीरीज, UPP सिंघम टेस्ट सीरीज, दिल्ली पुलिस खाकी टेस्ट सीरीज। ठीक, और जिसकी जो प्राइस रखी गई 349। जो बच्चे इसमें टेस्ट दे चुके हैं इस टेस्ट की उपयोगिता समझ रहे होंगे। तो आप लोग के पास भी अभी भी मौका है, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी संस्था से जुड़ें और इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये क्वेश्चन समर्पित है। खुशी की बात भी है क्योंकि एक इसमें मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं। हम लोग के क्रिकेट की दुनिया में जो हीरो होते हैं वो दूसरे के हीरो को नहीं पसंद करते हैं, और इन्हीं दोनों हीरो से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे अक्टूबर 2025 में रोहित शर्मा ने किसे पछाड़कर नंबर 1 ICC वनडे बल्लेबाज का स्थान हासिल किया? ठीक, मैंने आपको बताया ICC के बारे में। तो ICC जो होती है प्रतिमाह, ICC प्रतिमाह जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्रतिमाह जो है सर्वश्रेष्ठ, इसको मैं ऐसे ही बता दूंगा। जैसे क्रिकेट के 3 फॉर्मेट हैं, आपका टेस्ट, वनडे और T20। इन तीनों में प्रति माह ICC जो है वो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट महिला खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेट खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ T20 महिला क्रिकेट खिलाड़ी, इसके रैंक जारी करता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया अक्टूबर 2025 में रोहित शर्मा ने किसे पीछे किया? नंबर 1 ICC वनडे फॉर्मेट, ये देखिए ध्यान रखिएगा कौन सा फॉर्मेट? वनडे फॉर्मेट का स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुभमन गिल को। शुभमन गिल जो तेजी से उभरते हुए जो है क्रिकेटर हैं, उनको पीछे करके रोहित शर्मा पुनः जो है ICC के वनडे बल्लेबाज में जो है नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुभमन गिल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दो 2025 में संसद का शीतकालीन सत्र कब आयोजित किया जाएगा? 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक, 5 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक, 10 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक, इनमें से कोई नहीं। पहले तो इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। शीतकालीन सत्र, ठीक, नाम से स्पष्ट है कि ये सत्र आपका नाम से स्पष्ट है ये सत्र आपका कब का है? शीतकाल का है। ठीक, तो हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि संसद जो है, संसद जो अपना कार्य करती है, ठीक, अपना कार्य करती है, वो जब संसद प्रारंभ होती है तो उसे कहा जाता है कि संसद का सत्र प्रारंभ हो चुका है। और साल भर में कम से कम 2 बार, साल भर में कम से कम 2 बार संसद का सत्र आयोजित करना होता है। संसद का सत्र आयोजित करना होता है।
और इन दोनों में आयोजित करना होता है और इन दोनों में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, इन सत्र को बुलाने का, सत्र को समाप्त करने का जो आपका राइट है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति कम से कम 2 बार संसद का सत्र बुलाता है। लेकिन नॉर्मली संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, पहले को कहा जाता है बजट सत्र। पहले को कहा जाता है कौन सा सत्र? बजट सत्र। जो बजट आने से प्रारंभ होता है, मान के चलिए आप कौन सा? फरवरी। ठीक, फरवरी से मई तक लगभग चलता है, जो एक एवरेज है वो मैं बता रहा हूं। दूसरा सत्र होता है आपका मानसून सत्र। दूसरा सत्र आपका मानसून सत्र, जो सामान्यतः कब स्टार्ट हो जाता है? जुलाई से। ठीक, जुलाई से आपका कह सकते हैं नवंबर तक चल सकता है। ठीक, तीसरा सत्र आपका कहलाता है शीतकालीन सत्र, जिसकी चर्चा हो रही है। शीतकालीन सत्र जो सामान्यतः नवंबर से प्रारंभ होता है, लेकिन इस बार जो ये स्टार्ट हो रहा है वो डेट आपकी कौन सी है? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित होगा। मतलब संसद पुनः ओपन होगी, लोग अपना काम करेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ईपीएफओ के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है? बहुत ही उत्तम काम है ये जिसके घर में पेंशन धारक होंगे उसको ये समझ में आएगी चीजें कि कितनी महत्वपूर्ण है। सिडबी, नाबार्ड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो पहले ईपीएफओ क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कर्मचारी, इसका हिंदी रूपांतरण है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। भविष्य निधि संगठन ये संगठन ऐसा है जिसमें कर्मचारी जो है अपना योगदान करते हैं और बदले में इसकी तरफ से भी योगदान मिलता है। ठीक, और किस पेंशन घर घर डिजिटल लाइफ डीएलसी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ये क्या है? इसके बारे में आप जानिए। मैं आपको बता दूंगा। जैसे जिसको पेंशन मिल रही है, जिसको भी पेंशन मिल रही है, चाहे वो राज्य सरकार का कर्मचारी हो चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, उसको वर्ष भर में एक बार ये प्रमाणित करना होता है कि मैं जीवित हूँ। एक बार उसको सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता है। ठीक, तो ये उस बैंक में जाता है जिस बैंक से उसकी पेंशन आती है, जिस बैंक से उनका टाई अप हुआ है पेंशन का, उस बैंक में जाता है और अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देता है। लेकिन इसमें पेंशन धारक जो है चल करके अपने घर से जाता है कहाँ पर? वहाँ पर जिस बैंक में उसका टाई अप है, जिसमें पेंशन आ रही है। कई ऐसे पेंशन धारक हैं जो वृद्ध हैं, बीमारी की अवस्था में रहते हैं, उनको वहाँ तक ले जाना बहुत कठिन काम होता है। कितने लोग तो बेड पे ही पड़े हैं जिनसे उनकी पेंशन रुक जाती है। इस कारण को देखते हुए बहुत ही उत्तम काम है वृद्ध लोगों के लिए आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक, इसको आप कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस। ठीक, पोस्ट ऑफिस बैंक आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं। ठीक, ये आपका किसके साथ टाई अप किया है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये जाएगा आपके घर, तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगा। ये आपके घर जाएगा, आपके दरवाजे पे जाएगा। कोई पेंशन धारक होगा तो वो प्रमाणित करके देगा कि हाँ अभी जीवित है, और उसी बेस पे पूरे वर्ष भर उसकी पेंशन आती है। बीच में भी मृत्यु आती है, मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र से रुक भी जाती है, लेकिन कुछ लोग इसको दिखाते भी नहीं, शो नहीं करते हैं। ठीक, वो अपना एक वो है। लेकिन इससे ये होगा कि वृद्ध लोगों को जो बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे वो समाप्त हो गए। ठीक, बहुत ही बढ़िया पहल है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगा? चेन्नई, कोच्चि, विशाखापत्तनम, पुदुचेरी। तो इसका नाम है नेट पोलरेक्स एक्स। ठीक, तो इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं, नेशनल लेवल, ठीक, नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। ठीक, एक्स, ठीक, एक्सरसाइज। ठीक,
कि ये क्या है, नेशनल लेवल पर, ठीक है, किसके लिए एक्सरसाइज है, पोल्यूशन के लिए, ठीक। और ये आपकी आयोजित चेन्नई, इसका राइट आंसर क्या होगा, चेन्नई। इसमें है क्या, भारतीय तटरक्षक दल, भारतीय तटरक्षक दल, भारतीय तटरक्षक दल हर दूसरे वर्ष, हर दूसरे वर्ष जो है वो अभ्यास करता है किसके खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ। और ये प्रदूषण मुख्य रूप से तेल का रिसाव, ये प्रदूषण कौन सा, तेल का रिसाव, ठीक। अब इसको समझते हैं। हमारे जो पानी के जहाज हैं, पानी के अंदर से ही बहुत सारी पाइपलाइनें भी गई हैं जिनसे कभी कभी तेल का रिसाव प्रारंभ हो जाता है और उस पूरे एरिया में जो है तेल की वजह से प्रदूषण पहुंच जाता है और वहां पे रहने वाले जीव जंतुओं सभी को समस्या हो जाती है। इस प्रदूषण से बचने, इस प्रदूषण की रोकथाम कैसे हो, इसीलिए भारतीय तटरक्षक दल, इसको बोलते हैं इंडियन कोस्टल गार्ड, आईसीजी, ठीक, आईसीजी, ये हर दूसरे वर्ष पर एक्सरसाइज करता है। और इस बार किया है कहाँ पे, चेन्नई में, नेटपोलरेक्स एक्स के नाम से, जिससे तेल के रिसाव से होने वाले समस्या को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके, ठीक। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में बताना चाहूँगा कि इसकी स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी, वर्ष 1978 में हुई थी, वर्ष 1978 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ठीक। और इस नाम से स्पष्ट है, तटों की रक्षा करना, ठीक, ऐसा बल जो तटों की रक्षा करता है, ठीक। बढ़ते हैं आज की करंट बम के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, जिल ट्रेसी, मिशेल ओबामा, मेलानिया ट्रंप, इनमें से कोई नहीं, ठीक। फॉक्स नेशन संस्था के द्वारा, फॉक्स नेशन संस्था के द्वारा यह पुरस्कार, आंसर आप लोग दीजिए खटाखट, फॉक्स नेशन संस्था के द्वारा यह पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो किस क्षेत्र में बहुत योगदान किए हैं, सेवा में और किसमें, साहस में, ठीक। सेवा और साहस के लिए यह दिया जाने वाला पुरस्कार है। और यह पुरस्कार जो इस वर्ष मिला है, पैट्रियट पुरस्कार 2025, वो मिला है आपके डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप को, ठीक। अमेरिका की प्रथम महिला इन्हें कहा जाता है, अमेरिका की प्रथम महिला कहा जाता है, अमेरिका की प्रथम महिला कहा जाता है। और इनको ये पुरस्कार किस लिए दिया गया, क्यों आखिर इनको चुना गया, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ थी इसलिए नहीं, इन्होंने डिजिटल सुरक्षा पर काम किया है, बहुत काम किया है। और इन्होंने दूसरी कौन सी चीज़ का काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, ठीक। डिजिटल सुरक्षा, जैसे मैं हर क्लास में एआई के बारे में एक से एक क्वेश्चन आप कहीं पर भी देखेंगे, एआई के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आता हूं, तो इसमें मैं इसके उपयोग ही बताता हूं, लेकिन इसके दुरुपयोग भी बहुत हैं, और होना शुरू भी हो गए हैं, ठीक। तो उस पर काम किया है मेलानिया ट्रंप ने। सबसे पहली चीज डिजिटल सुरक्षा, कैसे इसको मजबूत किया जाए कि इसका दुरुपयोग एआई का ना हो। और दूसरा, बच्चों के लिए इन्होंने बहुत वर्क किया है। बच्चों के लिए कौन के वर्क किया है, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में इतने दिनों तक युद्ध हुआ, जिसमें कई परिवार विस्थापित हुए, कई परिवार कई अन्य देशों में भी गए, और इनमें सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ वो बच्चों का। तो इन्होंने बच्चों को मिलाने के लिए, बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए, उनकी एक अस्थायी व्यवस्था करने के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया था, जिसमें इनको पूरे विश्व में लोगों ने इनको पहचाना, जाना और इनके काम की तारीफ हुई। तो ये दो कारण ऐसे थे जिसकी वजह से इन्हें वर्ष 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक। तो ये थे आज के करंट बम के 15 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।